हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ फिट एंड फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए चैप्टर 1 तो हम लोगों ने वन शॉट में कंप्लीट कर ही लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 और उड़ाते हैं इस चैप्टर को, है ना। इस चैप्टर को देखिए, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑब्वियसली ये 1.5 घंटे का लगभग ये वीडियोस बनने वाला है आपके लिए। तो आप भी ध्यान से तैयारी के साथ बैठिएगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये चैप्टर पढ़ के जब आप उठेंगे तो आप चैप्टर 2 एकदम कंप्लीटली रिवाइज हो चुका होगा और आपको सब कुछ आता होगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है बच्चा, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का ही नाम है, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले बात करने वाले एसिड के बारे में। देख के लग रहा होगा, ये वाली फीलिंग्स आपने बहुत बारी नोटिस की होगी। तो एसिड का मतलब क्या है, कहता है एसिड वो सारे सब्सटेंस हैं जो सॉर इन टेस्ट हो। क्या मतलब है सॉर इन टेस्ट का? सर सॉर इन टेस्ट का मतलब आप कह रहे हैं खट्टे हों। एसिड उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो खाने में कैसे हो, सॉर इन टेस्ट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। जैसे जैसे ये देखिए, ये कौन है, लेमन। कौन है, लेमन। ऑब्वियसली आपको पता है, हाँ सर इसमें से तो मिलता है, लेमन में से जो एसिड मिलता है उसको वो खाने में कैसा होता है, सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है। कौन सा एसिड है, क्या फॉर्मूला है, वेट। पहला था एसिड लेमन। दूसरा देखिए विनेगर, ये भी एसिड है ना। चाउमीन वाले भैया रखे रहते हैं, ये क्या है, टैमरिंड, इमली। इसमें से इसको भी खाओ तो खट्टा लगता है, मतलब यहां भी कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, टोमेटो, इसको भी खाओ तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है, सॉर इन टेस्ट लगता है, मतलब यहां भी कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। तो कौन कौन से, लेमन में दोस्त प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड, उसका फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला बस मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट रखा है, आप ना भी याद करो तो चलेगा, मतलब फॉर्मूला आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना। चूंकि अभी आप वन शॉट बोर्ड ओरिएंटेड आप देख रहे हो वीडियो, ये क्लास ये अटेंड कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको फॉर्मूला ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, बस आपको एसिड का नाम पता होना चाहिए। तो लेमन में कौन, सिट्रिक एसिड। विनेगर में कौन, एसिटिक एसिड। टैमरिंड में कौन, टार्टरिक एसिड। और टोमेटो में कौन, ऑक्जेलिक एसिड। आपको लग रहा है हाँ बढ़िया सर, ये तो ठीक है इन एसिड्स के बारे में, हाँ खाने में सॉर इन टेस्ट भी हैं, ठीक है सर, अभी समझ में आ रहा है कि हाँ एसिड हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। वैसे ही अगली कहानी कहती है बेसिस के बारे में। क्या है सर, तो आपने नोटिस किया होगा, अच्छा कुछ यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे बहुत सारा आपने पहचान भी लिया होगा, कि आपको लग रहा होगा सर करेला लिखा है ना, बिटर गार्ड का आपको फोटो दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर ये मेथी वेथी रखी हुई है ना। ये सब बेसिक है, कैसे पता, तो कहते हैं जैसे एसिड के लिए सॉर इन टेस्ट था प्यारे बच्चों, वैसे बेस का मतलब होता है जो कैसे हो, बिटर इन टेस्ट, खाने में टेस्ट में कैसे हो, बिटर टेस्ट के हो, तो उन सब्सटेंस को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ बेस। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये देखिए सबसे पहले कौन है, घैरकिन, फिर कौन आता है, ये है आपका बिटर गार्ड, करेला के बारे में बात हो रही है। फिर कौन आ रहा है, ये आपका मेथी है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनग्रीक, है ना, इनको इंग्लिश में बोलते हैं फेनग्रीक, ठीक। ये सब क्या है, ये सब कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो बिटर इन टेस्ट हैं, और ऐसे सब्सटेंस प्यारे बच्चों जो बिटर इन टेस्ट हों उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, बेसिस। क्या बोल देते हैं, बेसिस। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है सर ये तो आपने टेस्ट के बेसिस पे बोला कि एसिड मतलब सॉर इन टेस्ट, बेस मतलब बिटर इन टेस्ट, लेकिन सर कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा ना, कुछ तो डिफिनीशन होगी, केमिकल डिफिनीशन एसिड और बेस के बारे में। तो प्यारे बच्चों एसिड और बेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे। आर्हेनियस भैया ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसको बोलते हैं आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड अंकल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट। लुईस अंकल ने अपनी बातें की, उसको बोलते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आपको दो भाई लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड का। तो चलो शुरू करते हैं। कहता है एसिड का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें अगर मैं डिसॉल्व कर दूं वाटर में तो भैया जी हमें क्या दें, H+ आयन दे दें। भैया जी हमें क्या दे दें, H+ आयन दे दें, उन्हीं को बोलते हैं एसिड। मैं नहीं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, आर्हेनियस अंकल ने बोला, क्या बोला, कि द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन एक्व सॉल्यूशन एंड गिव H+ आयन, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। कम ऑन, बोल सकते हैं मेरे साथ, द सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन एक्व सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। जैसे मैंने एग्जांपल आपके लिए कौन सा लिया, HCl का लिया, है ना। देखिए ध्यान से क्या कहता है, वैसे H2SO4 को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो किसमें टूटेगा सर, 2 H+ में और एक SO4-2, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। भाई ने भी हाइड्रोजन आयन दिया, मतलब अपना भाई भी क्या है, एसिड। तो कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया, कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, 2H था तो 2H हमने लिख दिया, है ना। ये आप समझदार हैं, वन शॉट में बैठे हैं, मतलब आपको पता है चैप्टर क्या है, बस आज आप बैठे इसलिए हैं कि थोड़ा साफ हैं, चमक जाए,
मतलब बढ़िया चैप्टर आपको मजेदार और समझ में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना कि द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव H+ आयन, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एसिड। ये मन ने ना बोले हैं बाबू, ये आरएनएस ने बोला है, याद रखिएगा ये आरएनएस का कॉन्सेप्ट है। सेम उन्होंने बेस के लिए भी बोला, उन्होंने बोला बेस वो सब्सटेंस है जिन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए, तो भैया जी कौन सा आयन दें, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, या इसी को हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन। फटाफट समझा करिए, हाइड्रोक्साइड आयन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जैसे KOH नाम फोकस करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या कास्टिक पोटैश। बहुत सारे बच्चे इसमें नाम में कंफ्यूज जाते हैं, वो कास्टिक पोटैश है, उसको हमने डिसॉल्व किया एक्वस सॉल्यूशन में, भाई भी अपना टूट गया। कौन सा आयन दिया, OH- आयन दिया, बस ये कहलाए बेस। कौन बोला, आर्हेनियस। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कहलाता है कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पे H+ दें वो है एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH- दें प्यारे बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस। और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। चलो पहला तो निपट गया। अब आए ब्रॉन्स्टेड अंकल, लेकिन क्यों आए उसके पहले छोटा सा कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए। एक्चुअली NH3 को आप ध्यान से देखो, आपको क्या लग रहा है देख के कि अरे सर इसमें तो H है, मतलब ये एसिड लग रहा है आरएनएस के हिसाब से, लेकिन नहीं, अमोनिया को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भाई साहब OH- आयन नहीं देते। अमोनिया को वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो टूटेगा अपने आयंस में, देखो कहीं से लग रहा है कि OH- मिलने की उम्मीद है, नहीं। तो लेकिन अमोनिया है क्या, बेस। तो आरएनएस भैया ये प्रूव नहीं कर पाए कि वाई अमोनिया इज बेसिक, या जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक क्यों हैं, क्योंकि उनके पास तो H नहीं है ना। जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक क्यों हैं, उनके पास तो OH नहीं है। तो ये प्रूव नहीं कर पाए आरएनएस वाले भैया, इसलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हम वो पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट। अब फंडा समझिए, इनके हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस हैं जिन्हें जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन डोनेट करते हैं। आपको लग रहा होगा आरएनएस वाली बात भी मैच ही कर रही है सर, वो भी बोल रहे थे H+ देते हैं, ये बोल रहे हैं H+ डोनेट करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बेस का था दोस्त वो बदल गया। इनके हिसाब से बेस वो सब्सटेंस थे जो एक्सेप्ट करते हैं H+, डोनेट नहीं करते। जो H+ को प्यारे बच्चों एक्सेप्ट करते हैं उन्हें इन्होंने बोला बेस। और उन्होंने एग्जांपल क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने अमोनिया और HCl, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दोनों को डिसॉल्व कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डिसॉल्व कर दिया। इन्हें जो दो आयन मिले, एक मिला प्यारे बच्चों NH4+ आयन और दूसरा क्या मिला, Cl- आयन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले में क्या था NH3, बाद में मैं हो गया NH4 पे प्लस। देख के ही लग रहा होगा कि H+ जुड़ गया मेरे में। और अभी आपने पढ़ा कि जो H+ एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस। इसका मतलब अमोनिया क्या है, बेस। देखो जो आरएनएस का लोचा था भाई ने कंफर्म कर दिया। भाई वो ये प्रूव नहीं कर पाए ना वाई अमोनिया इज बेसिक, भाई ने तुरंत ही क्लियर कर दिया कि देखो H+ एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए बेस है। पहले में HCl था, बाद में सिर्फ क्या बचा, Cl-, क्या लूज कर दिया, H+। और जो ये काम करे वो क्या है, एसिड। उसको क्या बोलते हैं, एसिड। उसको क्या बोलते हैं, एसिड। तो एक हो गया एसिड और एक हो गया बेस। बेस बोले तो जो H+ एक्सेप्ट करे, एसिड बोले तो जो H+ लूज करे। अब आते हैं कहानी के तीसरे ट्विस्ट में। अब कहता है अगर मैं बेस हूं और मैं H+ एक्सेप्ट कर लूं तो मैं किस में कन्वर्ट होऊंगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन रहती है आपके लिए जो आपको ध्यान रखनी है। मैं था तो बेस, लेकिन मैं H+ एक्सेप्ट करके चेंज किस में हो जाऊंगा, कॉन्जुगेट एसिड में। किस में चेंज हो जाऊंगा, ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट एसिड में। पहले मैं एसिड था, मैंने अपना H+ लूज कर दिया, तो जिसमें मैं कन्वर्ट हो गया उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेट बेस। तो ये याद रखिएगा आप, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो बेस है वो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जिसमें कन्वर्ट होता है वो है कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड H+ लूज करने के बाद जिसमें कन्वर्ट होता है वो है कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पे आप कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला टर्म भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और ये फिर वही वाली बात मन्ने ना बोले हैं बाबू, कौन बोले हैं, ब्रॉन्स्टेड अंकल, ब्रॉन्स्टेड भैया ने बोला था इस बात को। मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूं कि आपको दूसरा वाला एग्जांपल समझ में आ जाए, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहें तो बैक करके लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ेगा। अब देखो गेम समझो, दूसरे एग्जांपल में फिर से अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया, भाई साहब फिर से NH4+ बन गया, मतलब भैया जी क्या है, बेस। H2O ने क्या किया इस बार, H2O से सिर्फ OH- हो गया, मतलब H+ लूज कर दिया, मतलब भैया जी क्या है, एसिड। ध्यान से देखना क्या बताना चाह रहा हूं।
ये सब कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दूं, यही H2O जब HCl और H2O को डिसॉल्व करो प्यारे बच्चों, तब ये क्या होता है? HCl बचता किसमें है? ये कन्वर्ट हो जाता है, HCl को डिसॉल्व करो H2O सॉल्यूशन में, तो भैया जी कन्वर्ट हो जाते हैं H3O+ और Cl-, 2 आयन हमें मिलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले में H2O था, बाद में हो गया H3O+, क्या ऐड कर लिया? H+। जो ऐड करे उसको क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। अभी तो आपने बोला, बस यही पढ़ रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। जो H+ एक्सेप्ट करे उसको बोलते हैं बेस। पहले H2O था, बाद में H+ एक्सेप्ट कर लिया, भैया क्या बन गया? बेस। क्यों समझाना चाह रहा हूं ये लाइन? आपने नोटिस किया कि सर H2O यहां एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और यही सेम H2O यहां बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए H2O क्या है? एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव कर रहा है, बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्त कि भैया जी क्या है? एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट। फिर से बोलो, एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट। भैया जी हैं एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट, डुअल कैरेक्टर शो कर रहा है। एम्फो डुअल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, एसिड के साथ बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, बेस के साथ एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने बोला ठीक है सर, मुझे केमिकल डिफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस भी समझ में आ गया, लेकिन सर जब हम बेस पढ़ते हैं ना तो एक टर्म बार बार डिस्टर्ब करता है, एल्कली एल्कली एल्कली। तो दोस्त एल्कली का मतलब है वाटर सॉल्युबल बेस। एल्कली का मतलब क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस। ऐसे बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं, उनको बोलते हैं एल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसेस, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एल्कली। चलो ध्यान से देखना, कुछ आपके सामने एग्जांपल ले आऊंगा जहां से आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होने वाली है। समझिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सबसे पहला कह रहा है, डिफिनीशन तो आपको अपडेट कर ही दिया मैंने, ऐसे बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्कली। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप ध्यान से देख लीजिए, लैब में गए होंगे तो आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने लैब का मुंह ही नहीं देखा, तो केमिकल का कहां से देख लेंगे? तो उनके लिए मैं यहां पे इमेज कर रहा हूं, पीपीटी रख दिया हूं, आप ध्यान से समझ पाए, एनिमेशन रखा है मैंने। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एल्कली है, वाटर सॉल्युबल बेस। अगला देखिए, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर सॉल्युबल बेस है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? एल्कली। ठीक है। अगला देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगला देखिए, क्रॉस चेक करिए, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इमेज में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिख गया होगा, है ना? और ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे वाले पे आते हैं, और ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस। ठीक, तो ये कुछ एल्कलीज हैं। अंतर समझिए, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उनको बोल देते हैं एल्कली, और जो पानी में डिसॉल्व ना हो वो बेस का बेस ही रहेंगे। मतलब एक स्टेटमेंट आ गया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है बोर्ड एग्जाम्स में, ऑल द एल्कलीज आर बेसेस बट नॉट ऑल द बेसेस आर एल्कली। तो सिंपल एक्सप्लेन कर देना आप कि द बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ओनली दोज बेसेस आर कॉल्ड एज एल्कली एंड ऑल द बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई दे आर रिमेनिंग ओनली बेसेस एंड द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, हम उनको बोल देते हैं एल्कली। ठीक है, चलेगा, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा सर आप मतलब तेज थोड़ा सा चल रहा है, आपके पास ऑप्शन है बढ़ाने घटाने का। मैं चाह रहा हूं मैं ऐसा कोई वन शॉट आपके सामने ना रखूं जिसमें दिखा हो 4 घंटा, कि तुम्हारा मूड खराब हो जाए, अरे 4 घंटा तो हम ही पढ़ लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा वन शॉट 1.5 घंटे से पहले निपट जाए, कि तुम एक बार बैठो, तबाही मचा के उड़ जाओ, हिलो भाई, एसिड बेस सॉल्ट खत्म। ठीक, तो ये था बच्चा एल्कली का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल्स भी याद हो गए होंगे और आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हुआ होगा, तो आप समझ में आ रहा होगा, अच्छा कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है ना? तो आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बना होगा। और पीछे बैकग्राउंड में जो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे थे ना, कुछ फोटोज, वो सब में एल्कलीज ही हैं, वो सब बेसिक इन नेचर है ना? ग्लास साफ करने वाला कोलिन, टॉयलेट साफ करने वाला टॉयलेट क्लीनर, आपको दिख रहा होगा। कुछ और भी थे, वॉशिंग पाउडर टाइप के थे, फर्श साफ करने वाले या पोछा लगाने वाला, आपने घर में भी यूज किया होगा। उन सब में क्या है? बेसिस, और ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हैं, इसलिए मैं उनको क्या बोल रहा हूं? एल्कलीज। ठीक, अब बात करते हैं एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है कि ठीक है सर, हमने एसिड समझ लिया, बेस समझ लिया, टेस्ट के बेसिस समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने कि आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है, साथ में एल्कली निपटा ली। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, है ना? कि एसिड को आपने सुना होगा, कुछ एसिड्स को बोलते हैं डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट,
कुछ एसिड्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कुछ को बोलते हैं नेचुरल और मिनरल एसिड, कुछ को बोलते हैं डाई बेसिक और मतलब बोलते हैं ना बेसिसिटी के बेसिस पे मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कुछ को ऑक्सी एसिड, ये सब तो मैं आपको कुछ अपडेट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जो है प्यारे बच्चों, वो हम समझेंगे सबसे पहला किसके बेसिस पे, अकरेंस के बेसिस पे। तो अकरेंस के बेसिस पे एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में। एक को बोलते हैं नेचुरल, मतलब जो नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रहे हो, और नेचुरली इस पूरे अर्थ पे, इस पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं दोस्त, हमारा आप मतलब एनिमल और दूसरा है प्लांट। तो वो सारे एसिड्स नेचुरल एसिड्स कहलाएंगे जो किनसे मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं। उन सारे को हम क्या बोलने हैं, उन सभी एसिड्स को क्या बोलेंगे, नेचुरल एसिड्स। और मिनरल एसिड्स का मतलब है जो ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है, जो मिनरल से मिले, मतलब दे आर मैन मेड, दे ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ। अर्थ में जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलते हैं, दे आर मैन मेड। तो हम अच्छा काम तो करेंगे नहीं, हमको तो यही है कि पड़ोसी कैसा नुकसान पहुंचा दिया जाए। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना, तुम अच्छा काम करने के लिए बने हो। तो मिनरल एसिड्स सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग, और नेचुरल एसिड्स कैसे हैं, वीक। इसीलिए दे आर एडिबल, उनको खाया पिया जा सकता है, दे आर एडिबल, नॉन हार्मफुल, है ना। जितने एग्जाम्पल भी थोड़ी देर पहले नहीं आए थे, टेमरिंड, टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, है ना, ये सब एग्जाम आ रहे थे ना, सिट्रिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड, ये सब नेचुरल हैं और इसीलिए दे आर एडिबल। और जो मैनमेड है दे आर मिनरल, है ना, वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे है, हार्मफुल है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एडिबल नहीं है दोस्त, है ना। ये सब के सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, नॉन एडिबल हैं, बहुत सारा हार्मफुल हैं, वेरी हार्मफुल है, ठीक। तो ये कैटेगरी है किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अगर मैं दूसरे तरीके से क्लासीफाई करूं स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और वैसे ही होता है दोस्त स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं कि बस लिख के बोल दूं, पढ़ लेना, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो, उसके बाद पढ़ोगे फट याद आ जाएगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा। देखो एसिड है मतलब H+ दे रहा है, स्ट्रॉन्ग है ज्यादा दे रहा है, ज्यादा कब देगा, जब पूरा टूटेगा तब। तो डेफिनेशन बन गई, कंप्लीटली डिसोसिएट हो, मोर अमाउंट में H+ दे दे, स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली डिसोसिएट हो, मोर अमाउंट में OH- दे दे, स्ट्रॉन्ग बेस। उल्टा कर दो, पार्सली डिसोसिएट हो, लेस अमाउंट में H+ दे, वीक एसिड। पार्सली डिसोसिएट हो, लेस अमाउंट में OH दे, वीक बेस। कितना बढ़िया तरीका है स्ट्रॉन्ग और वीक को आइडेंटिफाई करने का, स्टेटमेंट बोलने का। जो स्ट्रॉन्ग है पूरा टूटेगा, कंप्लीट डिसोसिएट, मोर अमाउंट ऑफ H+, स्ट्रॉन्ग। अब अगर बेस है तो OH के बारे में बात कर लो। वैसे ही पार्शियल टूटेगा, लेस में देगा, तो एसिड और बेस के बारे में H और OH से रिलेट कर लो। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक वाली कहानी। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है दोस्त, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो आपने नोटिस किया है, जितना कोई भी एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो वो क्या देगा, H+ आयन। अभी आपने सीखा, जो मैं H+ आयन देता हूं ना, वही मेरी बेसिसिटी है। तो एसिड के लिए टर्म यूज करते हैं बेसिसिटी, एंड बेस के लिए टर्म यूज करते हैं एसिडिटी। मैं एसिड हूं, आपने मेरे को पानी में फेंक दिया, मैं जितना H+ आयन दूंगा वो मेरी बेसिसिटी है। तो मैं क्या दे सकता हूं, हो सकता है मैं 1 दूं, तो बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड। 2 दे देंगे तो क्या बोलेगा दोस्त, डाई बेसिक एसिड। 3 दे देंगे तो 3 H+ दे दिया एक्वस सॉल्यूशन में, तो ट्राई बेसिक एसिड। और वैसे ही अगर आप बेस हो, मैं आपको उठा के पानी में फेंक दूं, तुम्हें क्या लगा, बस सर ही फेंके जाएंगे, तुम भी जाओगे पानी में एक बार। मैं तुम्हें उठा के पानी में फेंक दूं, तुम क्या दोगे, OH-। एक OH- दिया। अब देखो एसिड के लिए टर्म था बेसिसिटी, तो बेस के लिए टर्म क्या होगा, लॉजिकल है एसिडिटी। तो अगर आपने एक ही OH- दिया तो आप हो गए मोनो एसिडिक बेस। 2 दिया डाई एसिडिक बेस, 3 दिया ट्राई एसिडिक बेस। ये कॉन्सेप्ट जब आप 11th-12th में जाते हो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, अभी आप देख के डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं बुद्धे को बहुत सुना, HCl कितना H है, एक ही देगा, मतलब एक ऐसा एसिड है मोनोबेसिक। H2SO4 2 H है, डाई बेसिक एसिड। H3PO4 3 H है, ट्राई, है ना। वैसे ही NaOH एक ही OH है, तो मोनो कैसा होगा, मोनो एसिडिक बेस। CaOH का ट्वाइस, देख के फॉर्मूले में दिख रहा है 2 H है, 2 H देगा, डाई एसिडिक बेस। AlOH का थ्राइस, फॉर्मूले में दिख रहा है साफ साफ 3 OH, ट्राई। मैंने क्या बोला, 11th-12th में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट हो जाता है। जैसे H3PO3 देख के क्या लग रहा है 3 देता है, एक ही दोस्त। यहां नहीं ऐसा टेंशन होने वाला है ना, परेशान मत हो, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला देखते ही तुम बता दोगे
कि इस एसिड की बेसिसिटी क्या है या इस बेस की एसिडिटी क्या है। अगला जो क्लासिफिकेशन है प्यारे बच्चों वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कहता है आपको कोई एसिड हो या बेस वो H+ या OH- कब देगा, पानी में डिसॉल्व करने पे। तो कहता है एसिड के रिलेटिवली अगर पानी बहुत ज्यादा है तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं प्यारे बच्चों डाइल्यूट सोल्यूशन। और अगर देखो पानी तो हमेशा ही ज्यादा होगा, मैं रिलेटिवली वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो गया तो वो सोल्यूशन है डाइल्यूट, मतलब उसको बोल रहे हैं डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस, है ना, कि एसिड या बेस के कंपेयर में वाटर बहुत ही ज्यादा है तो हम वो उसको बोल देंगे डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस। और रिलेटिवली ज्यादा तो है लेकिन रिलेटिवली डाइल्यूट थोड़ा कम है तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है फोर्थ वाला वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस नेचुरल और मिनरल। नेचुरल एसिड्स की लिस्ट अपडेट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में भी पूछता है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या टेमेरिन से कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। लेमन से कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। रेड एंट लाल वाली चींटियों से कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। बटर से कौन सा एसिड, रैंसिड बटर, खराब वाला बटर से कौन सा एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, है ना। एप्पल से कौन सा एसिड, मैलिक एसिड। पकड़िए सारे एसिड्स आपने दिमाग में रखिए। टोमेटो से कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर से कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड। तो उसकी लिस्ट अपने दिमाग में रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, मतलब एमसीक्यू में भी मिलेगा, पूरे चांसेस हैं। और असर्शन रीजन में भी रिलेट कर सकता है कि बता दे कि इस वाले से ये वाला एसिड मिलता है और ये सॉलिड टेस्ट होता है तो कंफर्म करना होगा दोनों सही है कि गलत है। तो भाई ऑब्वियसली अगर आपको यही नहीं पता होगी सोर्स कौन सा है, किस नेचुरल सब्सटेंस से एसिड मिल रहा है, तो आपसे वो भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो वहां वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग और वीक वाले में एग्जाम्पल फोकस करिएगा। आप स्ट्रॉन्ग एसिड के सारे एग्जाम्पल याद कर लीजिए, तो जो बच जाए वो वीक है। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जो बच जाए वो वीक बेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल पे जरूर याद रखिएगा। एल्कलीज के सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बेसिसिटी के टर्म में मैंने बोला ना फॉर्मूला देख के ही आप बता दोगे, तो एक बार एग्जाम्पल क्रॉस चेक कर लीजिएगा। NaOH अच्छा 1 देगा, COH का ट्वाइस अच्छा 2 OH है इसके पास, H3PO4 अच्छा 3 H है इसके पास। तो आप एसिडिटी और बेसिडिटी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने बोला ही कि जब सॉल्वेंट मतलब वाटर रिलेटिवली सॉल्यूट मतलब जो भी आपका एसिड एंड बेस है उससे बहुत ही ज्यादा हो तो डाइल्यूट है, रिलेटिवली कम हो तो ठीक है, समझ गया ना डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट का कॉन्सेप्ट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब बात करते हैं, एसिड पढ़ लिया सर, बेस पढ़ लिया, ये सॉल्ट क्या है सर, सॉल्ट तो देख भाई सिंपल सा फंडा है भाई, मैं जितनी बातें अभी कर रहा हूं ना इनकी डिटेल्ड वीडियो आपके पास ऑलरेडी, मैंने बोला ना आपको ये 1 शॉट चल रहा है, इनकी डिटेल्ड वीडियो एक एक एग्जांपल एक एक एक्टिविटीज के साथ कैसे परफॉर्म हुई क्या सब ये डिटेल्ड वीडियो में है। बट अगर अभी आप 1 शॉट के लिए बैठे हैं तो आपका फोकस भी यही होना चाहिए, 1.5 घंटे में चैप्टर को उड़ा देंगे, मतलब एकदम सीख जाएंगे। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनते चलिए, है ना, फटाफट। मैं सारी कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, पूरा चैप्टर उंगली पे होगा आपके। कह रहा सॉल्ट क्या है, तो फंडा बड़ा क्लियर है कि सॉल्ट का मतलब क्या है कि सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। कह रहे भैया ये जो सॉल्ट है वो तब बनता है जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं, तब कैसे कंबाइन करते हैं आगे आप सीख भी जाएंगे। और अभी आप 1 शॉट में बैठे तो आपको आइडिया भी है थोड़ा थोड़ा, एसिड और बेस मिलते हैं तो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन, उसको बोलते हैं, और उसी में बनता है सॉल्ट, तो आइडिया भी है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां पे कुछ सॉल्ट और उनके फॉर्मूले लिख रहा हूं जो आपको एकदम कंप्लीट पता ही होना चाहिए, उसमें कोई बट नहीं है। वो सॉल्ट्स आप अपडेट रखेंगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत भोकालिया हो जाएगी, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लगेगा कि अरे सिंपल है। कोई भी आप अभी तक कोई नाम बोले तो आपको लगता है ना क्या ही होता होगा, है ना, तो सिंपल है, आप प्लीज इसको नोटिस कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, आपको उनको अपडेट रखना है, ठीक है। कौन से हैं, ये वाले सॉल्ट्स हैं भैया जी, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये उनके ये नाम है, ये उनके फॉर्मूले हैं। वैसे ये कुछ और सॉल्ट्स हैं और ये उनके फॉर्मूले हैं। प्लीज आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो पॉज करके सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। कुछ और प्यारे बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा सर मुझको तो इसमें से बहुत सारे याद हैं, तो आप पॉज करके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं याद हो या नहीं पता हो, तो उसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। आपको सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पीपीटी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एक साथ मैंने लिख दिए हैं, उनके केमिकल नेम और फॉर्मूले के साथ। तो ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपके पास ऑप्शन है, आप रुक के जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। अब कहानी आती है कि ठीक है सर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के नाम भी अपडेट कर दिए, अभी हम सॉल्ट्स आगे पढ़ने वाले हैं। अब कह रहा है इतनी बातें हमने पढ़ ली, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस हमें बात करनी एक साथ।
तो अगर मैं एसिड का बोलूं तो मतलब उसका उल्टा कर देना बेस हो जाएगा। एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसका उल्टा अपोजिट कर देना, समझदारी की बात है, आप समझ लेना, आपके लिए बेस के बारे में पता चल गया। और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लोग चिल्ला रहे थे ना, इतनी देर से पढ़े हैं, उन्हीं सबको एक साथ असेंबल करेंगे, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा उसके पहले एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। आपने पढ़ा था इंडिकेटर, जब आप मेन डिटेल वीडियो में होंगे, आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा एक टर्म इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमें ये इंडिकेट करें, ये इन्फॉर्म करें कि आपके पास जो सोल्यूशन रखा है वो एसिडिक है कि बेसिक है। ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इन्फॉर्म अबाउट द सोल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो आपने पढ़े होंगे इंडिकेटर के बारे में, मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुझे बताना है इस वजह से। वैसे आगे इंडिकेटर आने वाला है, तो अगर मैं यहां कुछ ऐसा वर्ड आए कि आपको लगे अरे ये कैसे होता होगा, तो आप आगे मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहता है कि सर जो भी एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिन टेस्ट होते हैं। दूसरा, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। वैसे अगर आपने ये लाइन सुनी है तो बेहतरीन, नहीं सुनी तो थोड़ी देर बाद आप वो भी सुन लेंगे और आपको समझ में आएगा। दूसरा, वो भाई साहब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एसिड्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दोस्त चाहिए होता है फ्री आयंस, और सोल्यूशन में आयंस तो ही ना, H+ है, बेस है तो OH- है, और भी कोई आयंस हैं, तो आपको पता है आयंस तो हैं, एक्वस में डिसॉल्व करने पे आयंस नहीं तो टूटते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। अगला कह रहा है फिनोप्थिलीन के कलर में कोई चेंज नहीं होता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज से पिंक हो जाता है इन केस ऑफ एसिड। ये समय आपको डिटेल अभी आगे बात होने वाली है, अगर आपको थोड़ा लग रहा हो तो। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप वन शॉट में बैठे हैं तो आपको इसका आइडिया होगा। फिर अगला कह रहा है भैया जी एक्वस सोल्यूशन डिसॉल्व होने पे H+ देते हैं, है ना, और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भैया जी H+ डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। ये पढ़ा हुआ है हमने अभी रिसेंटली। कहता है जितने भी एसिड्स हैं उनकी जो पीएच की रेंज होती है वो 0 से लेकर 6.9 होती है। पीएच रेंज से भी रिलेटेड बातें जस्ट इंडिकेटर में करने वाले, जस्ट इसके तुरंत ही बाद, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा इतना ही क्यों होता है, पीएच रेंज क्या है, तो मैं सब बात करने वाला हूं, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चूंकि अभी एसिड और बेस, उसके बाद सॉल्ट पे आने वाला, तो मैंने सोचा एसिड और बेस को एक साथ कंपेयर कर दूं आपके लिए। पीएच रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 6.9 तक, और एसिड क्या है, बेस के दुश्मन है, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को करता है। आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या लेते हो, इनो। इनो के अंदर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, एल्कली। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले कौन आया, इनो, बेस। तो वैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ना। बी स्टिंग मधुमक्खी ऐसे काट लिया तो उस पर ले जाके क्या करते हैं, NaSCO3। NaSCO3 क्या है, बेसिक नेचर का है। बी स्टिंग में क्या था, फॉर्मिक एसिड। अब एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस कर रहा है, तो एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस, या हम बोल सकते हैं बेस न्यूट्रलाइजेस एसिड, चलेगा। इसका उल्टा कर लोगे वो सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेसिस की। आप फटाफट देख लीजिए, वो सौर था, भैया जी बीटर हैं, वो ब्लू से रेड कर रहे थे, ये रेड से ब्लू कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, ये भी करते हैं। यहां उल्टा मत कर देना क्योंकि यहां आयंस हैं ऑब्वियसली, है ना। ये एसिड वाले भैया फिनोप्थिलीन के कलर में चेंज नहीं कर रहे थे, ये फिनोप्थिलीन को पिंक कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक, वो मिथाइल ऑरेंज को किस में चेंज कर रहे थे, रेड में, ये किस में कर रहे हैं, येलो में, ऑरेंज से। ये OH- आयन देते थे, भैया जी H+ दे रहे थे। इनकी जो ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये H+ क्या करते हैं, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये H+ क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं बेसिस, है ना। इनकी जो पीएच की रेंज है वो है 7.1 to 14, और ये भी न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, एसिड को। तो नहीं लग रहा कि अगर आपको एक पता है तो दूसरा ऑलरेडी आपको पता ही है। ठीक, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में, कि एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्त, है ना। डिटेल वीडियो में हर एक केमिकल रिएक्शन को विद द एक्टिविटी, विद द एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया है। आप चाहें तो वहां भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वन शॉट के मोटिव में हैं तो मैं यहां भी आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको बात समझ में आ जाएगी, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, कह रहा है एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो उसके पहले हमें एक छोटा सा अपडेट याद रखना पड़ा है। मैं बोल रहा हूं फिर आपके सामने मैं ले आऊंगा। कहता है कोई भी एसिड जब किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। किसी भी मेटल का मतलब होता है वो मेटल, चूंकि आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हो तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। को मेरे मेटल का मतलब वो वाला मेटल जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में H के ऊपर है, तभी वो H को डिस्प्लेस करेगा, वरना रिएक्शन ही नहीं होगी। तो जब मैं बोलूं मेटल के साथ, मतलब उनके साथ जो H के ऊपर है। तो मैंने बोला जब एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो बनाता है सॉल्ट, रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। जब एसिड रिएक्शन करता है किसी बेस के साथ, मतलब एल्कली के साथ, बेस के साथ, तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर।
और जब एसिड रिएक्शन करता है किसी मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तो प्यारे बच्चों क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर, CO2। नहीं नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा। चलो फिर से मेरे साथ बोलो। एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, क्या बनाएगा, सॉल्ट, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ करेगा या एल्कली के साथ, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर, CO2। ठीक, समझते रहना। मेटल के सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ करेगा तो सॉल्ट, वाटर, SO2। मेटल के सल्फाइड के साथ करेगा तो सॉल्ट एंड H2S। ठीक, हो सकता है आपकी बुक आपको कह रहे हो बस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मैक्स है दोस्त, तो ठीक है, डिटेल में बहुत सारी बातें हैं। अभी आप बोर्ड ओरिएंटेड वन शॉट में बैठे हैं, तो जो आपकी बुक कह रही है बस उतनी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। किसके साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन एल्कली के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। चलिए फटाक से क्रॉस चेक करते हैं। क्या कह रहा है, एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। हाँ सर, अभी हमने रिसेंटली ये बात की है, ठीक है, समझ में आती है बात। जब एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, वाटर और CO2 बनेगा, सॉल्ट, वाटर और CO2 बनेगा। एसिड जब मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सर फिर से सॉल्ट, वाटर और CO2। देखो लिखा है सॉल्ट, CO2 और वाटर। एसिड जब मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस, और वही मेटल के ऑक्साइड्स कुछ पानी में डिजोल्व भी होते हैं तो वो हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, मतलब वो भी क्या है, एल्कलीज। तो एसिड जब एल्कली के साथ रिएक्शन करता है या एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो दोस्त बनता है सॉल्ट एंड वाटर, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और अगर आपने वन शॉट फर्स्ट चैप्टर का पढ़ लिया है तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन क्या है, वहां पे बात हुई है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, पक्का है ना, फिर से दिमाग में भर लो। एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा सॉल्ट, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है, बर्न विद अ पॉप साउंड। कैसे, बर्न विद अ पॉप साउंड, ये भी बात हुई है पुराने फर्स्ट चैप्टर के उसमें वन शॉट में, बर्न विद अ पॉप साउंड। या अगर प्योर हाइड्रोजन है उसको बर्न करोगे तो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी। फिर दूसरा कहता है जब एसिड मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट, वाटर, CO2 बनाइए, कैसे पता चला, तो जो भी गैस निकल रही है अगर मैं उसको लाइम वाटर से पास करूंगा दोस्त तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। पढ़ा है आपने कई बार ये ऑब्जर्वेशन कि CO2 गैस क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और मैं तो पिछले चैप्टर में कई बार आपको बोला भी था कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि लाइम वाटर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, और जब ये कंबाइंड होता है CO2 के साथ तो ये बना लेता है CaCO3, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्योंकि क्या बनता है, CaCO3 का कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन नेम क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे। पिछली क्लास में चिल्ला के बताया था वन शॉट में, अब मुझे देखना है, टाइम नहीं 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 नहीं, कॉपी से चीटिंग करके नहीं बताना है, तुरंत पहुंच करके कमेंट में आप बताइए मेरे को पहले CaCO3 का नाम क्या है, चेक करता हूं, मैं देख लूंगा कि उस टाइम पे वीडियो के तुरंत बाद किसके लोगों के कमेंट आए हैं, कितने लोगों ने ईमानदारी के साथ पहला चैप्टर पढ़ लिया था। तो इसका नाम क्या है, बताने ही वाला था दोस्त, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने बोला ठीक है सर बता देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, आपसे पढ़ते हैं सुपरस्टार, आप बोलते हैं ऐसे थोड़ा ना हैं, मेहनत करते हैं। चलो वेल डन, आगे बढ़ते हैं। अब इन एग्जांपल्स को क्रॉस चेक करते हैं फटाफट, जल्दी से देखो। पर बेस के बारे में बात कर लें, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ आपको दो पढ़नी है कि बेस एल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस, वो जब मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ये एसिड के तरीके का ही है। तो फिर आपको लगेगा सर अगर ये एसिड जैसा ही है तो फिर कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, एसिड उन सभी मेटल से रिएक्शन कर लेता था जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर थे और बनाता था सॉल्ट और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेस ऐसा सबके साथ नहीं करता दोस्त, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करता है? जिंक के साथ, एल्यूमिनियम के साथ और लेड के साथ। और ये चूंकि एसिड के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इसलिए इन तीनों मेटल को हम बोलते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट बात है, एम्फोटेरिक मेटल। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल। या इन्हीं के ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड ZnO, Al का ऑक्साइड Al2O3, Pb का ऑक्साइड PbO। इन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हेलो, क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो सिर्फ ये एम्फोटेरिक मेटल ही हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट, और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। उम्मीद करता हूं आप फट से रिलेट कर पाए होंगे कि अच्छा वहां तो बहुत सारे हैं भाई, KNaCaMg Al Fe Zn Pb, ये सब H के ऊपर हैं और ये सब रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ बनाएंगे सॉल्ट, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस।
लेकिन बेस या एल्कली के साथ सिर्फ अपने भाई 3 जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। इनके ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और आपसे कोई पूछे क्यों इनको एम्फोटेरिक मेटल बोला, तो तुरंत याद करना कि अरे अपने सर ने बोला तो है, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बेस के साथ भी रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इस वजह से भाई का भोकाल है और इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। मेटल के पहले इनको एक उपाधि दे दी गई, ये लीजिए राज तिलक, आप एम्फोटेरिक हैं भाई साहब, दोनों के साथ रिएक्शन कर ले रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेस की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी वही पहली वाली, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। सर वो सेम है ना, न्यूट्रलाइजेशन। अरे एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का बात एक ही है। तो एसिड और बेस मिलकर फिर से क्या बना देंगे, सॉल्ट एंड वाटर, और यही रिएक्शन क्या कहलाएगी, फिर से वही न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाती है दोस्त, न्यूट्रलाइजेशन। कुछ प्यारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर बेस तो समझ में आ रहा है, आप इसको एसिड क्यों बोल रहे हो, तो अभी मैंने बोला था फिर से बोल दे रहा हूं, दिमाग में सब बैठा लीजिए। मेटल के मोस्टली ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के मोस्टली ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक। मोस्टली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप वन शॉट अभी मेटल एंड नॉन मेटल में आएंगे तो आप नोटिस करना कुछ एम्फोटेरिक भी हैं, जैसे अभी देखिए मेटल वाले में कुछ एम्फोटेरिक निकल आए, तो इसलिए मैं मोस्टली बोल रहा हूं। वैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड सारे एसिडिक नहीं होते, मोस्ट ऑफ द होते हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब है 96%, चलो कुछ हैं जो न्यूट्रल भी हैं, है ना, तो वहां भी बात कर लेंगे। वैसे मैं आपको इसलिए मोस्टली वर्ड बोल दे रहा हूं। जैसे H2O, H2O क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड से, न्यूट्रल है दोस्त, नॉन मेटल ही तो है, हाइड्रोजन किसी तरह बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह, तो ये तो न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल है। तो ये बातें वहां पे और डीपली करूंगा, अभी मैं आपको जो अपडेट कर रहा हूं वो लाइन समझिएगा। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली इन बेसिक, एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, चैंपियन, दे आर मोस्टली इन एसिडिक। तो अब चलो इन्हीं कहानियों को एक एक एग्जांपल के थ्रू फटाफट कवर करते हैं। कहता है कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दो एग्जांपल आपके सामने हैं कि जिंक ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बन गया जिंक सल्फेट, रिलीज हो गई हाइड्रोजन गैस। सोडियम NaOH ने रिएक्शन किया Zn के साथ, बेस वाला, देखिए NaOH एल्कली रिएक्शन किया जिंक के साथ, कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन, कौन सा सॉल्ट बना, सर यही तो नहीं याद होता है सर, तो मैं रिलेट करता हूं, ध्यान सुनो। देखो भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो सॉल्ट का मतलब सुन लो, सॉल्ट का मतलब होता है एसिड के केस में, सॉल्ट का मतलब है जो भी तुम्हारे रिएक्शन में मेटल है वो एसिड के निगेटिव हिस्से से, एसिड का पॉजिटिव हिस्सा क्या होता है H+, उसके जब बाद जो बच गया वो निगेटिव है, उसके साथ मिलकर सॉल्ट बनाएगी। H2SO4 में निगेटिव हिस्सा क्या होगा, सर H तो प्लस है ना, H को छोड़ के तो SO4, तो ZnSO4 के साथ मिलेगा, बना लेगा जिंक सल्फेट सॉल्ट और रिलीज हो गई हाइड्रोजन गैस, है ना। वैसे ही जब एल्कलीज रिएक्शन करता है मेटल के साथ, जिंक के साथ, अब देखो गेम समझना क्या हुआ, H तो यहां से गायब कर दो तुम कि सर H तो निकल जाएगा ना हाइड्रोजन गैस, वो तो आपने बता ही दिया, तो अब बचा क्या, Na बचा, O बचा, Zn, तीन लोग मिल के एक सॉल्ट बनाते हैं। तो मैं आपको बोल दूं 3-4 बार, आप भी बोले ना, अपने जहन में इस लाइन को बैठा लो। तो क्या बनता है, कौन सा सॉल्ट बनता है, सोडियम जिंकेट। इस भैया जी का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ये कैसे बने हैं, दो आयन से, सोडियम से और जिंकेट से। जिंकेट होता है ZnO2 पे -2, और सोडियम तो सोडियम लिखा गया, जिंकेट लिखा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, बन गया सोडियम जिंकेट। और वही मान लो यहां इसकी जगह लिखा होता Pb, तब तो बनता सोडियम प्लम्बेट। इसकी जगह लिखा होता Al, तब क्या बनता, सोडियम एल्यूमिनेट। और तीनी के साथ तो बेस रिएक्शन करेगा। मैं तीनों का एग्जांपल दे देता हूं। Na2ZnO2 क्या है, सोडियम जिंकेट। Na2PbO2 क्या है दोस्त, सोडियम प्लम्बेट, रिलेट करिएगा। और NaAlO2 क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। तो ये तीनों एग्जांपल ही मैंने दे दिया, आप एक बार ध्यान से तीनों रिएक्शन चाहें तो लिख सकते हैं। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट रहती है एल्यूमिनियम के केस में, ध्यान रखिएगा, उसको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, आपने बोला ठीक है सर, तो पहला वाला तो चलो समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया कि एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। आपने कुछ एग्जांपल भी दिखा दिए, एसिड में सॉल्ट बनाने का ट्रिक भी दे दिया, और बेस में भी आपने बताया तीन ही ऑप्शन ही है दोस्त, जिंकेट प्लम्बेट एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट प्लम्बेट जिंकेट, जिंकेट प्लम्बेट एल्यूमिनेट। 5-6 बार बोल लीजिए, सारे फॉर्मूले अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक, ये था किसका रिएक्शन, ये एग्जांपल देखिए आपके उसमें था, ये पता है आपको, ये सारा एक्सपेरिमेंट डिटेल में से बबल्स निकलते हुए, आग लगाते हुए, सारा ऑब्जर्वेशन सब डिटेल वीडियो में प्रॉपर तरीके से किया गया है।
अभी बस मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं कि ये रिएक्शन, ये पहली वाली थी कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो बनेगा ZnSO4 और ये जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन, वो देखो क्या कर रही है, पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है। हाइड्रोजन का ऑब्जर्वेशन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, दूसरा देख लो कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के कार्बोनेट के साथ तो बनता है सॉल्ट वाटर CO2। कैसे पता चला, देख लो, मेटल का कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, मेटल का बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों भैया जी ने किसको गले लगाया, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो लॉजिक क्या है सर, CO2 और H2O तो कंफर्म बनेगा। देखो कंफर्म बना है CO2 और H2O, इसमें तो कोई बट है ही नहीं, वो तो आपने ऊपर से ही पढ़ लिया। अब क्या बनता है, सॉल्ट। और सर आपने सॉल्ट का लॉजिक बढ़िया दिया था कि मेटल और एसिड का लास्ट वाला। अच्छा, एसिड में H को छोड़ के क्या बचता है, Cl, और इसमें मेटल क्या है, Na, तो Na और Cl मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। ये देखो क्या बना दिए, NaCl। देखो कितनी आसान रिएक्शन है, कितना बड़ा काम है, ये तो मुश्किल से बात, मेरी बात ध्यान सुनिए, खट से याद हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल था, सॉल्ट वाटर CO2, और यहाँ एक गैस बनी, इसका ऑब्जर्वेशन भी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था। ध्यान रखना कि ये जो गैस है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का ट्वाइस। याद दिला रहा हूं कि अगर आपने अभी तक नाम नहीं लिखा लिखिए। लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 रिएक्ट करके क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और बन गया मिल्की। उसी का कॉमन नेम पूछा थोड़ी देर पहले मैंने। अभी तक देख रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोग अभी तक भी नहीं लिखे हैं। कम ऑन यार, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, अगले में आ जाओ। चलो देखो ध्यान से, कह रहा है तीसरी केमिकल रिएक्शन कि जो मेटल के ऑक्साइड्स क्या हैं, बेस। बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर का ऑक्साइड बेसिक, मेटल का ऑक्साइड बेस, HCl क्या है, एसिड। भाई लोग गले मिल लिए क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर तो कंफर्म है, लिख लिया। सॉल्ट का लॉजिक क्या है सर, मेटल, एसिड का लास्ट वाला। मेटल कौन है, कॉपर, एसिड का लास्ट वाला क्या है, Cl। भाई लोग गले मिल गए, क्या बन गया, Cu लिखो, Cl लिखो, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CuCl2। ठीक, CuCl2 बन गया। सिंपल है यार, रिएक्शन लिखना तो चुटकी का काम है, बस ध्यान से सुनना है बस। ठीक, अच्छा सर ठीक है। अब बात करते हैं किसके साथ, कह रहा है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सर आप पहले ही बता चुके हैं हमें, है ना। और बेसेस जो हैं वो जब रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड मतलब एसिड के साथ, भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है, एसिड और बेस फिर रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम रिएक्शन किया किसके साथ, CO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब एसिड, एसिड और बेस मिले तो क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर। सर सॉल्ट कैसे बना, तो भाई मेटल और एसिड का लास्ट वाला। अब एसिड के लास्ट वाले में H छोड़ना होता है तो H तो वैसे भी नहीं है, तो इसका मतलब सबको उठाना पड़ेगा और बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। यही है मिल्की, और इसी का मैं कब से आपसे कॉमन नेम पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, अपडेट प्लीज। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब मैं आ गया, अच्छा इसको देख के क्या याद आ रहा है, अरे सर ये तो वही है रेड लाइट सिग्नल वाला है जो हमें वो बताता है कि अब भाई आगे बढ़ने का, अब आराम करने का, अब वेट करने का, है ना। इंफॉर्मेशन इंडिकेटर बोला था ना, इंडिकेटर आगे लेके आ रहा हूं आपके लिए, अगर कुछ टर्म्स मिसिंग होगा तो आप समझ जाएंगे। तो भैया जी ये हमने आपको अपडेट किया इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर मतलब क्या, इंडिकेटर मतलब क्या कि ईच ऐसे सब्सटेंस, ये तो आप समझ ही रहे होंगे इसका मतलब क्या है, वो यहां मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए। मेन कहानी क्या कहती है कि इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें इन्फॉर्म करें कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। ध्यान रखना सोल्यूशन है मतलब वाटर में मिक्स हो पहले तो, और वो एसिडिक और बेसिक ही बताते हैं, सॉल्ट नहीं बताते, न्यूट्रल नहीं बताते, ध्यान रखिएगा, एसिडिक और बेसिक। इसमें जो इंडिकेटर का जो क्लासिफिकेशन है दोस्त, वो सबसे पहला कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहले वाले कौन से हैं, नेचुरल। दूसरे वाले कैसे होते हैं, सिंथेटिक। दूसरे जो इंडिकेटर हैं वो कैसे हैं, सिंथेटिक। तीसरा जो दोस्त है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और चौथे वाले को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलो मेरे साथ बोलो, पहला कौन सा है, नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा यूनिवर्सल, चौथा ऑल्फैक्टरी। एक बार और, नेचुरल, सिंथेटिक, यूनिवर्सल एंड ऑल्फैक्टरी। देखो ये जो नेचुरल और सिंथेटिक इनको एक साथ बोलते हैं नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर। प्लीज फटाफट मेरी बात समझना, एकदम एकदम शांत होकर सिर्फ मेरे को सुनना है एनर्जेटिक मोड में, है ना। रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए, लेट के नहीं देखना है, एकदम सीधे सीधे खोपड़ी से कनेक्शन बने एकदम पूरा फटाफट। कह रहा नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर है नेचुरल और सिंथेटिक वाले। क्यों नॉर्मल बोल रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही बताते हैं कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस। लेकिन अगर मैं पूछूं स्ट्रांग है कि वीक,
तो भैया जी ना बता पाएंगे, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। और इनका भोकाल ये है कि ये नेचर के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बताते हैं, नेचर के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बताते हैं। ये तो बताएगा कि एसिड है कि नहीं, एसिड के बेस है, ये भी बता देगा स्ट्रांग है कि वीक है, इसलिए इनका भोकाल थोड़ा ज्यादा है। तो आपकी बुक में इससे क्वेश्चन पूछता है कि वाई यूनिवर्सल इंडिकेटर आर बेटर देन नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर, तो आपका जवाब क्या होगा? बिकॉज दे रिप्रेजेंट नेचर एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड इन केस ऑफ नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर दे ओनली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर नॉट द स्ट्रेंथ। क्लियर रहेगा? फोर्थ क्या है? ऑल्फैक्टरी कह रहे हैं स्मेल के बेसिस पे भी बता सकते हैं। ऑल्फैक्टरी एक नर्व है, नर्व्स सेंस में नर्व है, नर्वस सिस्टम उसी से रिलेट है, तो इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया ऑल्फैक्टरी। अब ध्यान से सुनिए, नेचुरल के एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? लिटमस। वैसे टर्मरिक भी होता है ना, वैनिला एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते थे, मतलब बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ अपडेट कर रहा हूं, फटाफट देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? लिटमस पेपर के बारे में। आपने नोटिस किया होगा अगर आप लैब में गए होंगे कि उस तरह वो ब्लू और रेड लिटमस के फॉर्म में मिलता है। आपके पास सोल्यूशन है, आपने ब्लू लिटमस को ऐसे डिप करना स्टार्ट किया, जिसमें ब्लू लिटमस रेड हो जाए समझ लो वो सोल्यूशन है एसिडिक है, जिसमें रेड लिटमस वाला ब्लू कलर में चेंज हो जाए डिप करने के बाद समझ लेना वो बेसिक है। सिंपल। आगे देखिए, देखते चलिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। चलिए समझिएगा मेरी बात एक एक करके, कहानी शुरू करते हैं। लिटमस हमने बोला ये नेचुरल इंडिकेटर है सर, कहां से मिलता है? तो मिलता है लाइकेन से। नेचुरल इंडिकेटर कहां से मिलते हैं दोस्त? नेचुरल इंडिकेटर्स मिलते हैं प्लांट एंड एनिमल से। और कौन से प्लांट और एनिमल से? तो मैं लिटमस की अगर मैं बात करूं तो भैया जी ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द लाइकेन। आपने बायो पढ़ा है, बायो वाली मैम ने आपको अपडेट कर दिया होगा, लाइकेन का आपको पता होगा। लाइकेन क्या होते हैं? एल्गी और फंगाई, फंजाई जिसको मैं बोलता हूं, आप लोग फंगी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, एल्गी और फंगाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। लाइकेन के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, एल्गी और फंजाई दोनों की है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ लो एक तरीके से दोनों का है लाइकेन में। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? एक प्लांट है, मतलब एनिमल की कैटेगरी का नहीं है, ये प्लांट की कैटेगरी का है। लाइकेन जिसके पास एल्गी और फंजाई दोनों की प्रॉपर्टीज है, उन्हीं से ये लिटमस ऑब्टेन्ड होता है। वैसे इसका एक्चुअल कलर दोस्त क्या होता है? एक्चुअल कलर इसका होता है पर्पल। हमने अपने कन्वेंस के लिए इसको ब्लू और रेड में रखा हुआ है ना। ठीक। एल्गी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं, एल्गी और फंजाई के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब बराबर बराबर वाला। एल्गी ने हमें खाना दिया, मैंने उसको छाया दिया, छत्र छाया दिया कि तू मेरे को पैसे दो, जाओ जो मन करना करो, ऐस करो, एकदम वो वही वाला है, रिलेशन है। ठीक। अब ध्यान सुनेगा, आपने बोला लाइकेन से मिलता है, देखिए यही है लाइकेन, इन्हीं से हम ऑब्टेन करते हैं क्या? वो लाइकेन से ही हम ऑब्टेन करते हैं क्या? लिटमस। अब एक्चुअल मैंने बता दिया, लिटमस का जो एक्चुअल कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल। हमने अपने कन्वेंस के लिए चेंज करके रखा हुआ है, किसमें? ब्लू और रेड में। ठीक। लाइकेन जो है वो किस फैमिली से रिलेट करते हैं? जरूरी तो नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर पता रहेगा तो अच्छी बात है। लाइकेन किस फैमिली से रिलेट करते हैं? थैलोफाइटा से। किससे? थैलोफाइटा, है ना। ठीक। अच्छा, कैसे चेंज करते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्लू को रेड करते हैं, रेड को ब्लू। जल्दी से देख लेते हैं एक छोटी सी झलक मेन क्लास की। कैसे? ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में मैंने इसमें रखे हैं आपके लिए तगड़े वाले एनिमेशन की, आपको मजा तो आ जाए, ऐसा ना लगे कि अरे सर हमने बहुत वीडियो देखे मन शॉर्ट है, ऐसे वही लिख के कुछ भी बोल के चले गए। ऐसा कुछ नहीं दोस्त, तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया तरीके से मेहनत करके बनाया जाता है, मजा आ जाए तुमको पढ़ के। ध्यान से देखना, देखो ये क्या है? ये आपके पास दोनों सॉल्यूशन रखे हुए थे, हमने रेड वाला लिटमस पेपर डिप किया और ब्लू वाला लिटमस पेपर डिप किया। हमने देखा अरे ब्लू वाला लिटमस पेपर कैसा हो गया? रेड हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन है एसिडिक, यही तो इन्फॉर्मेशन है। रेड रेड ही रह गया, लेकिन ब्लू वाला क्या हो गया? रेड में चेंज हो गया। तो हमने बोला सॉल्यूशन कैसा? एसिडिक। इसमें फिर से हमने ब्लू और रेड को डिप किया, हमने नोटिस किया अरे इस बार रेड वाला ब्लू हो गया। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। कैसा है? बेसिक। यही था आपके लिटमस का कैसे आइडेंटिफिकेशन करता है। क्लियर हो गया? समझ में भी बढ़िया आ गया होगा, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। अगले वाली कहानी पे आते दोस्त। कह रहा है कि ठीक है सर समझ में आ गया, जैसे ये पेपर के फॉर्म में ना,
लिटमस पेपर के फॉर्म में इनका कलर चेंज हो रहा है, वैसे अगर सोल्यूशन के फॉर्म में भी लिटमस मिलता है, वो भी जब एसिड और बेस के साथ मिलाया जाएगा तो लिटमस के सोल्यूशन का जो कलर है वो भी क्या हो जाता है दोस्त, चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप, ठीक। तो हमारी इस पूरी कहानी का रिजल्ट ये रहा कि भैया जी एसिड है क्योंकि ब्लू लिटमस इसमें डिप करने पे रेड हो गया था, और इस कहानी में हमें ये पता चला कि रेड वाला ब्लू हो गया, मतलब इस सोल्यूशन में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई बेस रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कहानी को आगे बढ़ा दे, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ और भी नेचुरल सब्सटेंस हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहां से, ये देखिए ये पिटूनिया है, पिटूनिया फ्लावर, इससे भी हम बना सकते हैं। अब मैं पिटूनिया बोलता तो भाई कई लोगों को इस फ्लावर के बारे में आइडिया नहीं होता। अभी आप देखिए कितनी मेहनत की गई होगी, अब समझ रहे होंगे आप। तो अब ध्यान से देखिए, आपकी कहानी को अच्छा बनाया जा रहा है। और किससे, टर्मरिक, हल्दी से भी, हल्दी भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज होता है। अगला देखिए, ये क्या है, जेरेनियम, ये भी एक फ्लावर है, इसको भी हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि कैसे ये पीएच में इसमें चेंज होने पे पता चलता है। आप देखिएगा, अभी आगे दिखाऊंगा। ये बीट रूट, चुकंदर, चुकंदर को भी हम यूज करते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर की तरह। और ये रेड कैबेज, लाल वाली गोभी, ये भी कैसे यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर की तरह। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आपको मजा आया होगा, आप पॉज करके पीछे जाओ, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लो कि अच्छा ये वाला पहचान ले, अगली बार से ये देखेंगे फ्लावर तो पहचान जाएंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अगली कहानी देखते जाइए, देखते जाइए। ये है रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट जो है वो रेड रह जाता है एसिडिक सोल्यूशन में। ये देखिए, जब आप एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 जो लिखा है ना, ये पीएच की रेंज है। ये क्या लिखी है, पीएच की रेंज। तब वो देखो लाल कलर में ही है, लेकिन जैसे ही बेस के साथ हो रहा है तो वो ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। ये देखिए, बेसिक में जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे कलर कैसे चेंज हो रहा है, ब्लू से ग्रीन हो जा रहा है। वहां रेडी था, तो मैंने बोला ना अभी मैं आपको रेड कैबेज में चेंज दिखाता हूं, कैसे कलर में चेंज होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये वही वाला है थोड़ी देर पहले जो आपको फ्लावर दिखाया था, ये कैसे चेंज हो रहा है देखिए, डीप ब्लू से डीप पिंक की तरफ जा रहा है। कब, जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है, जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है। ये कह रहा है द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट्स आर यूजुअली ब्लू इन एसिडिक एंड टर्न पिंक इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। तो वही सेम फ्लावर है, उसी का कलर अलग एसिडिक और बेसिक मीडियम में जाने पे देखो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे, बढ़िया, मजा आया। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ता हूं। अब कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल तो आपने बता ही दिए सर, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल है, आपकी बुक में भी है, तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं कि जैसे खाने पे वो गिर जाए, मतलब आप सब्जी खा रहे थे, हल्दी वाली सब्जी आपके शर्ट पे गिर जाए, तो पहले तो येलो है, जैसे ही आप कपड़े, साबुन या डिटर्जेंट के साथ उसको ट्रीट करते हैं वो रेडिश ब्राउन कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, नेचुरल इंडिकेटर बेस के साथ किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप ध्यान से प्लीज पढ़ लीजिए कि मेनी टाइम हमने नोटिस किया है कि येलो स्टेन ऑफ द करी अगर व्हाइट कपड़े पे आपके शर्ट पे गिरी हुई है तो जैसे ही उसको हम स्क्रब्ड करते हैं वो कैसी हो जाती है, टर्न हो जाती है रेडिश ब्राउन कलर में। क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेचर को शो कर रही है और टर्मरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, तो इसलिए वो कलर चेंज कर देता है टू एसिड एंड बेस के आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, समझ में आया, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है दूसरा जो सर आपने बोला सिंथेटिक, मतलब ये नेचुरली नहीं है, मैन मेड है, दे आर मैन मेड, हमने बनाए हैं, अपने कन्वेंस के लिए बनाए हैं। कौन कौन सा एग्जांपल है, कहता है भैया आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। कैसे, देखिए 2 अननोन सोल्यूशन लिया डिफरेंट डिफरेंट बीकर में, समझिएगा ध्यान से। 2-3 ड्रॉप हमने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का ऐड किया। उसके पहले मैं एग्जांपल बता दूं, जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, एक होता है दोस्त मिथाइल ऑरेंज, ध्यान से सुनिएगा, एक क्या है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरे को हम बोलते हैं फिनोप्थिलीन। क्या बोलते हैं, फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज नाम से ही लग रहा है ऑरेंज कलर का होता होगा, फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। फिर से सुन लो, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, वो ऑरेंज से रेड हो जाए मतलब आपने एसिड के साथ ट्रीट किया है, ऑरेंज से येलो हो जाए मतलब आपने बेस के साथ ट्रीट किया। फिर से कम ऑन, ऑरेंज से रेड हो जाए या कहीं कहीं पिंक दिखाता है, किसी स्कूल्स में या किताबों में मिल जाता है, तो रेड एंड पिंक में दोनों इसलिए बोल रहा हूं, तो आप समझ लेना वो एसिड है, और रेड से येलो हो गया तो आप समझ लेना वो बेस है। और फिनोप्थिलीन क्या है, कलरलेस। कैसा है, कलरलेस। और कलरलेस ही रह जाए तो मतलब समझ लेना एसिडिक सोल्यूशन है, लेकिन जैसे ही आपने किसी में मिलाओ और वो पिंक कलर हो जाए समझ लेना वो क्या है, बेस। वही ऑब्जर्वेशन में कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने दोनों में क्या किया, 2-3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐड कर दिया, दोनों में ही, इसमें भी ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया। ध्यान से देखिए हमने क्या नोटिस किया, इसके बाद ऐड करने के बाद दोनों को प्रॉपरली शेक किया, उधर भी प्रॉपरली शेक किया, इधर भी। आपने नोटिस किया वहां सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, यहां सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, पिंक। बस दोस्त, अभी आपने सीखा मेरे से, आप अप्लाई कर दिया है कि सर इसका मतलब
ये एसिड है, नो चेंज इन द कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन, लेकिन यहां ये पिंक हो गया, इसका मतलब ये बेस है। फिर से दिखाऊं, वैसे आपने एक्सपेरिमेंट सीख लिया। देखिए दोनों में हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, दोनों में हमने फिनोप्थिलीन ही तो ऐड किया, वहां भी फिनोप्थिलीन ऐड किया और यहां भी फिनोप्थिलीन ऐड किया। वहां आपने नोटिस किया कि मिलाने के बाद हमने उसमें ऐड किया, प्रॉपर्ली शेक किया, कोई कलर में चेंज नहीं दिख रहा। लेकिन यही सेम प्रोसेस जब हमने यहां की और हमने नोटिस किया कि इसका कलर क्या हो गया, पिंक कलर में चेंज हो गया, तो ये क्लियर हो गया कि ये बेसिक सोल्यूशन था और वो क्या था, एसिडिक। ये है हमारी कहानी किसकी, सिंथेटिक इंडिकेटर की। अब आते हैं दोस्त, ध्यान से सुनना, अगली कहानी में आपने पार्ट समझ लिया, वो एसिड है वो बेस है, आप ये मेरे साथ ये सीख गए, ठीक। अब कहानी कहती है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस थे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, इओसिन्स, दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर और दे आर मैन मेड। और ये हमने अपने कन्विंस के लिए रखा हुआ है कि ये पहचानने के लिए कि कौन सा एसिडिक है या कौन सा बेसिक है। ये ध्यान से देख लीजिए, मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा है, ऑरेंज से कैसा हो गया, एल्कली में येलो होता है, और मिथाइल ऑरेंज से रेड हो जाता है, मतलब एसिड। और फिनोप्थिलीन तो अभी मैंने आपको एग्जांपल ही डायरेक्टली दिखा दिया पीपीटी के थ्रू, तो उम्मीद करता हूं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई होगी, ठीक। तो अब कुछ सोल्यूशन है, आप अपना चेक करिएगा, रेड से ब्लू होंगे या ब्लू से रेड होंगे, फिनोप्थिलीन उसमें कलर में कैसे चेंज करेगा या मिथाइल ऑरेंज कैसे करेगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल, वैसे पूरी टेबल आपके पास है, मैं सब समझाने के बजाय आप मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सैंपल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो रेड लिटमस को क्या करेगा, सर रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, वो ब्लू को रेड करता है, तो ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड में, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू द रेड, रेड में कोई चेंज होगा नहीं, फिनोप्थिलीन उसमें कोई कलर चेंज करेगा नहीं, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से क्या हो जाएगा, रेड, है ना, यही तो सीखा। तो ऐसे करके यहां पे पूरी टेबल है, आप फटाफट क्रॉस चेक कर लीजिएगा। H2SO4 के साथ क्या है, यहां भी वही है, ये टेबल में ब्लू की जगह रेड रखेगा, है ना, कुछ टेबल मिसिंग हो गया, आपको पता है ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही ढेर सारे कहानियां मैंने अपडेट कर दी हैं एसिड के लिए, बेसिस के लिए, आप प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको, ये मैं आपके सामने पूरा रख दिया है ना। आप पॉज कर लीजिए, सबको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये जितने ब्लू लिखे हैं आपको भी पता है ये सब क्या है, रेड, तो बस इसको चेंज कर लीजिएगा, बाकी कहीं गड़बड़ नहीं है ना। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कौन से सब्सटेंस के साथ कहां कहां चेंजेस हुआ, सिंथेटिक इंडिकेटर में, नेचुरल इंडिकेटर में आपका काम बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप पॉज करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक। उम्मीद है कोई गड़बड़ा और नहीं है, इसके अलावा मैंने सही कर दिया, लेकिन ठीक है, आप अगर आपको मिलेगा तो खुलाए डब्बा भेजिए अपनी, अरे सर यहां भी लोचा है, तो सर सही करेंगे, ठीक। आगे बढ़ो दोस्त, चलो अब बात आती है सर तीसरा जो इंडिकेटर आप बोल रहे हैं, ऑल फैक्ट्री वाला, फिर यूनिवर्सल भी बात करेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब मैंने बोला ना, ये नर्व से, स्मेल वाली नर्व से रिलेटेड है, तो कुछ ऐसे भी इंडिकेटर हैं प्यारे बच्चों, जो स्मेल के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि आपके पास जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। चलिए फटाफट देखना स्टार्ट करिए। 2 बीकर, 2 सोल्यूशन रखे गए, दोनों में हमने अनियन लिया, अनियन का स्लाइस, एक बार दोनों में क्या करा, डिप करके निकाला। आप वैसे तो आपको अनियन से स्मेल आएगी बिना डिप करने के पहले, लेकिन अगर मैं आप क्या करूं, इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, एक एक एग्जांपल्स को, है ना, दोनों में पंजेंट अनियन की स्मेल आ रही है, मैंने दोनों को डिप किया बढ़िया बकायदे, और डिप करने के बाद निकाला, है ना। अब आपने नोटिस किया कि एक सोल्यूशन से अनियन की स्मेल गायब हो गई है डिप करने के बाद, एक सोल्यूशन में अभी भी अनियन की स्मेल आ रही है, तो स्मेल के बेसिस पे हमने पहचान लिया कि जहां से स्मेल आ रही है वो वाला भैया क्या है, एसिड, और जहां से स्मेल आनी बंद हो गई वो वाला सोल्यूशन क्या है, बेस। तो ये स्मेल के बेसिस पे पहचानना सिखाते हैं कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक। आप समझ गए होंगे कि सर डिप करके सूंघना रिस्की काम है ना, एसिड है, और मिनरल एसिड तो सर हार्मफुल भी होते हैं, जला सकते हैं, ब्लिस्टर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, जल जाएगा, स्किन खत्म हो जाएगी, तो बकवास है ये। इसलिए नाम है सिर्फ, इसका कोई यूज नहीं करना है किसी लैब वैब में, आप नेचुरल, सिंथेटिक और यूनिवर्सल के साथ ही डील करते हैं, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया, तो ये देखिए यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि आपका दिमाग काम कर जाए। ये ऑल फैक्ट्री बल्ब हैं आपके यहाँ सेंसेस में, वही आपको बताते हैं। ये देखिए फिलामेंट्स ऑफ ऑल फैक्ट्री नर्व्स, ये सूंघ के हमें, सूंघने के बाद बताते हैं कि हम क्या किसका स्मेल कर रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे हमने क्या किया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर पे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। बढ़ूं आगे, अब कौन सा बचा, ये देखिए एडिटिव रह गया, बेस में गायब हो गया, तो ये आपको सिखा दिया मैंने। अब आता है कौन सा, अब आता है कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अनियन, जैसे क्लोव, इलायची भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की लिस्ट में आता है दोस्त, जैसे कि वनीला इसेंस, ये है वनीला इसेंस, ये भी किस में आता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की लिस्ट में आता है। ये क्या है, यूकेलिप्टस, या जिसको बोलते हैं नीलगिरी प्लांट, ये भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह यूज हो सकता है ना।
तो और ये सभी से सभी क्या है, एसिड्स में डिप करने पे इन सब की स्मेल आएगी, लेकिन जैसे आप बेस में डिप करेंगे स्मेल क्या हो जाएगी, गायब। ठीक, अब बात करते हैं यूनिवर्सल, और मैं पहले भी बोल चुका हूं यूनिवर्सल वालों का भोकाल थोड़ा ज्यादा है। दे आर बेटर देन नॉर्मल एसिड बेस्ड इंडिकेटर बिकॉज ये नेचर के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बताते हैं। और ये कहानी इस तरीके से जुड़ी है कि कैसे ये स्ट्रेंथ बता देंगे सर, तो भैया जी ये पीएच स्केल पे काम करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर किस पे काम करता है, पीएच स्केल पे। पीएच की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 14 तक, बीच में क्या आता है 7। तो जिस भी सोल्यूशन का पीएच 7 है इसका मतलब वो है न्यूट्रल। जैसे जैसे हम 7 से ऊपर जाते हैं दोस्त हम बढ़ते हैं एसिडिक की तरफ, और जैसे जैसे हम 7 से नीचे आते हैं हम बढ़ते हैं बेसिक की तरफ। मतलब अगर आपका पीएच है 13 और मेरा पीएच है 9, कौन जाता है बेसिक, आप, क्योंकि 7 से जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे 14 की तरफ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बेसिक नेचर बढ़ता है। और जैसे जैसे 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो एसिडिक बढ़ेगा। जैसे अगर मेरा पीएच है 2 और आपका है 5, कौन जाता है एसिडिक, 2 वाला। अब नंबर मत पकड़ना कि नंबर से नहीं डिसाइड करना है। 7 के ऊपर बढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से नीचे बढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। 7 से ऊपर जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से नीचे आएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बस यही फंडा है, ठीक, पक्का। अब ध्यान से मेरी बात सुनना स्टार्ट करिए। ये देखिए जो मैंने आपको डाटा बताया वो आपके सामने लिखा है, और यहीं से आपको कलर का भी आइडिया लग गया कि ये कलर कैसा शो करते हैं। VIBGYOR, विबग्योर, ये इनका कलर का अरेंजमेंट है ना। जो बेसेस है वो किस रेंज में आते हैं, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। जो एसिड्स हैं वो कौन सा कलर शो करते हैं यूनिवर्सल पीएच स्केल पे, रेड, ऑरेंज एंड येलो। जितना ज्यादा अच्छा रेड उतना बढ़िया एसिड, जितना अच्छा वॉयलेट कलर उतना अच्छा बेस। ग्रीन है तो फिर आपको क्लियर ही हो गया न्यूट्रल है, ठीक। तो ये आपकी थोड़ा इमेजिनरी है, मतलब कि आप ऐसे मतलब इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अच्छा पीएच। अब अच्छा आपको लग रहा होगा सर आपने बढ़िया बोला कि ये पीएच के बेसिस पे स्ट्रेंथ भी बता देंगे, और ये तो बता ही देंगे एसिड की बेस कैसे। अब आप सोच के देखो, मेरे पास 2 सोल्यूशन है, हमने इसमें जो यूनिवर्सल स्ट्रिप है पीएच वाली उसको डिप किया, एक में कलर आ गया येलो और एक में कलर है कैसा, हल्का सा ग्रीन से हल्का लाइट होता हुआ, मतलब येलोइश ग्रीन की तरीके का कलर है। तो ये तो पता ही चल गया कि येलोइश ग्रीन और येलो है तो मतलब एसिड की रेंज में है, YOR में है। और जो ज्यादा येलो है तो मतलब आप समझे ना, YOR। अब आपको दिख रहा है ना येलोइश ग्रीन है और एक क्या है थोड़ा ऑरेंज करके हो रहा है, तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि अच्छा ये ज्यादा एसिड की तरफ गया। तो एसिड तो है ये तो पता चल ही गया, ये भी पता चल गया कि वो स्ट्रांग वाला है कि वीक वाला है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि दे आर बेटर देन नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है। अगला सवाल है, कह रहा डू एसिड एंड बेसिस हैव समथिंग इन कॉमन। कह रहा है एसिड और बेसिस में, जैसे मैंने बोला मेरे पास 1000 एसिड हैं और इधर 1000 बेसिस हैं, कुछ कॉमन है क्या। तो हाँ दोस्त, जितने भी एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने में क्या देंगे, H+। तो कॉमन ही हुआ, मतलब सबके पास H+ है। जितने भी बेसिस हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे भैया जी लोग क्या देंगे, OH-, मतलब उनमें भी कॉमन क्या है, OH- है। तो बस ये यही समझाने के लिए लिखा है कि एसिड्स क्या करेंगे, H+ आयन देंगे जब उनको डिसॉल्व करो एक्वस सॉल्यूशन में, और बेसिस क्या करेंगे, OH- आयन देंगे। और एसिड और बेसिस जब मिलते हैं दोस्त तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, एसर्शन रीजन का सवाल बढ़िया वाला, इस पे पहले भी आए हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, फिर आ सकते हैं। एसिड और बेस मिलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। देखो यहां मैंने आपको समझा दिया, ठीक, ध्यान से दीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब आते हैं आपके इस चैप्टर के तीसरे इंपॉर्टेंट हिस्से में, सॉल्ट। आपने नोटिस किया हमने एसिड और बेस की बैंड बजा दी भाई साहब, सब पढ़ लिया, टाइप से लेके क्लासिफिकेशन से लेके केमिकल प्रॉपर्टी से लेके कॉमन से लेके इंडिकेटर से लेके सब बातें हमने कर ली। अब हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के तीसरे पड़ाव पे, एसिड बेस फिनिश। अब बात करने जा रहे हैं सॉल्ट। तो आपने बोला सर सॉल्ट का मतलब अंग्रेजी का हिंदी में बता देना, नमक, देश का नमक नहीं दोस्त। सॉल्ट मतलब क्या, वो सारे सब्सटेंस जो एसिड और बेस कंबाइन होने पर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। या किसी एसिड का, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, किसी भी एसिड का H हटा दो, किसी भी मेटल के थ्रू या अमोनियम आयन के थ्रू जो कंपाउंड बनेगा वो सॉल्ट बनेगा। किसी भी बेस का OH हटा दो, किसी निगेटिव रेडिकल के थ्रू जो कंपाउंड बनेगा वो सॉल्ट बनेगा। डिटेल में ज्यादा बात की, अभी मैं वन शॉट में हूं तो मैं अभी पता चले सॉल्ट ही पढ़ा दूं 1 घंटा, मजा तो आएगा नहीं।
बस सारी इंपॉर्टेंट बातें फटाफट रिवीजन कराता हूं। हम बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में, तो अब मेरी बात फटाफट सुनना स्टार्ट करिए। हमें बात करनी है कॉमन सॉल्ट के बारे में, हमें बात करनी है बेकिंग सोडा के बारे में, हमें बात करनी है वॉशिंग सोडा के बारे में, हमें बात करनी है पीओपी के बारे में, हमें बात करनी है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो सबसे पहले अपनी कहानी शुरू करते हैं किससे, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। ये देखिए इमेज आपके लिए रखा है, आप देखते जाइएगा। यही आजकल महंगे महंगे नमक बिक रहे हैं भाई साहब, रॉक सॉल्ट के नाम पे। ठीक, तो रॉक सॉल्ट मतलब कहां से मिलते हैं, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इंप्योरिटीज, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। इन्हीं को क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। मेरी बात ध्यान सुनना। दूसरा कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्या, फॉर्मूला देखिए, इन सबको पढ़ने का तरीका बेस्ट पता क्या है, आप पहले इनके नाम और इंट्रोडक्शन से रिलेट करिए। ब्लीचिंग पाउडर मतलब आपके दिमाग में आता है कि ब्लीचिंग पाउडर मतलब जो ब्लीच करने के काम में आता है। कैसे बनता है, फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, देखिए ध्यान से देखिए, फटाफट रिलेट करता हूं आपको, तुरंत मजा आ जाएगा आपको। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है बेटा CaOCl2। आपको इसको देख के नहीं लग रहा कि मुझे इसको बनाने के लिए कैल्शियम का एक कंपाउंड लेना पड़ेगा और क्लोरीन, तो बस वही रिलेट कर दिया हमने। कैल्शियम, मेटल के जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड, तो हमने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिया और फेंक के मार दिया क्लोरीन, दोस्त हो गया तुम्हारा काम, तुमने बना लिया CaOCl2। ये देखो Ca, एक यहां से O उठाया, OCl2, तो यहां ऑब्वियसली ट्वाइस था, तो अभी भी 2H और एक O बचा है, तो H2 निकल गया। यही आपका ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप मुझे कमेंट में बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है। एक आध तो आपके हिस्से काम छोड़ूं, ये ब्लीचिंग पाउडर बना कैसे, देखो रिलेट कर दिया फट से। फॉर्मूला देखो, कैल्शियम चाहिए, मेटल का सबसे सस्ता प्रोडक्ट उनका हाइड्रोक्साइड उठा लो, डायरेक्ट क्लोरीन फेंक के मारो, बन गया तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में कौन क्या निकला, H2O। मुझे CaOCl2 का केमिकल नेम कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। मैं देखता हूं कितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं और कितने लोग बता रहे हैं खड़ाखट। कह रहा ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप ध्यान रखिएगा, पूछता है ये सब एग्जाम्पल यूजेस, सॉल्ट्स के यूजेस और उनकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। कह रहा है क्या यूजेस है भैया, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है, कॉटन और लिनन जो होते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीच करने के काम में आता है, पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के काम में आता है, या लॉन्ड्रीज में भी आता है वॉश क्लॉथ्स को करने में। ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, और ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम द जर्म्स ये भी हम यूज कर सकते हैं, किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। याद करिए जब आप वाटर पार्क जाते हो ना, तो उसमें जो पानी है एक ही पानी सोच के देखो ना, अगर बेकार नहीं हो जाएगा, इतने लोग नहा धो रहे हैं उसमें, घूम टहल रहे हैं, कूद काद रहे हैं, तो उसको कैसे साफ करते हैं, जर्म्स फ्री कैसे रखते हैं, वरना सभी लोग एक ही पानी में नहाओ उसी गंदे पानी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उसको कैल्शियम, यही ब्लीचिंग पाउडर से यूज करके उस पानी को क्या करते हैं, क्लोरीनेटेड कर देते हैं, जैसे जर्म्स फ्री हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन की रिएक्शन, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, कॉमन नेम मैंने आपको बोला, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, और ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, यूज है, ठीक। चले, जो सबसे पहला कमेंट आएगा ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल नेम का, वो उस बच्चे को अगली क्लास में शाबाशी दूंगा, नाम इंट्रोड्यूस करूंगा। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है, आगे बढ़ता हूं। कह रहा है अगला जो प्रोसेस है वो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, काहे के लिए, NaOH बनाने के लिए। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या है मैं बता दे रहा हूं, अब इसका ना बताओ तुम। इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा, जैसे KOH का नाम क्या था, कास्टिक पोटैश। तो अब सवाल ये है कि सर ये NaOH बनाने का जो मेथड है ना, उस मेथड का नाम है दोस्त क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये नाम अपने आप को एक्सप्लेन करा, ध्यान से देखो। कह रहा है NaOH तो बनेगा ही, क्लोर एल्कली प्रोसेस, एल्कली तो बनी गया NaOH, साथ में क्या बना, क्लोर, क्लोरीन, चोर नहीं लिखा है, क्लोर, क्लोरीन बनेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये कि लेंगे क्या फिर, तो हम लेते हैं ब्राइन। ब्राइन मतलब नमक पानी, नमक और पानी के सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को लेंगे दोस्त, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, सिंपली गो फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। ये तो मैंने आपके लिए बस ये अरेंजमेंट इसलिए ऐसा किया है कि थोड़ा आपको देख के लगे अच्छा कैथोड है, एनोड है, कौन टूट रहा है, कौन कहां जा रहा है। मैं सारा गेम आपको एक लाइन में समझा रहा हूं। हमने लिया ब्राइन, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को दोस्त क्या बोलते हैं, ब्राइन। नमक पानी के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन। हमने ब्राइन को डिसॉल्व किया, ऑब्वियसली नमक और पानी तो ब्राइन हो ही गया। तो ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर, क्लोरीन बन गया, क्लोर, क्लोरीन बन गया, एल्कली, NaOH बन गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो आपने नोटिस करो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कैथोड होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज पे कौन जाएगा, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस।
तो हाइड्रोजन गैस कहाँ निकली दोस्त, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन ये है, कैथोड पे। और क्लोरीन गैस कहाँ निकली, एनोड पे। क्लोरीन गैस कहाँ निकली, एनोड पे। इंपॉर्टेंट बस यही था, इसलिए आपको लिए ये डायग्रामेटिक अरेंजमेंट किया था। ध्यान रखिएगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaOH तो बनता ही है, कास्टिक सोडा तो बन ही रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म हो ही रहा है, साथ में 2 गैसेस भी निकलती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो पूछता है हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी, कैथोड पे। क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी, एनोड पे। एक बार और, हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी, कैथोड पे। क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी, एनोड पे। किसके इलेक्ट्रोलिसिस किया, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का, क्या बोलते हैं, ब्राइन। प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक, ध्यान रखिएगा। कह रहा अच्छा ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज बता दीजिए। ध्यान से देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स प्योर फॉर्म इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको NaOH के दर्शन कराए थे, याद करिए एल्कली से एग्जांपल में। यूज देखो, फटाफट देखना प्लीज, है ना। ये देखो व्हाइट पिलेट्स के फॉर्म में भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, एक्वस सोल्यूशन में भी एल्कली है ना, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अब फटाफट देख लो एक बार। कह रहा है NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू बन गया। अब देखते जाओ फटाफट। यूज क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट में। प्लीज इंपॉर्टेंट है यूज, ध्यान रखना है। क्या यूज है, सोप्स एंड डिटर्जेंट में यूज है। कहां पे, साबुन और डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट में है सर। पेपर मेकिंग में है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में है, क्रॉस चेक करते जाइएगा। हाइड्रोजन जो बना उसका यूज क्या है, एज अ फ्यूल, है ना, एज अ मार्गरीन। अमोनिया बनाने में भी, अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर्स, उसके तरह यूज हो रहा है जो। अच्छा ठीक है, ये हाइड्रोजन सिलेंडर्स आपने देखे भी होंगे बहुत सारे। फिर अब क्लोरीन जो बना था उसका भी यूज पढ़ लेते हैं। कह रहा है वाटर ट्रीटमेंट, अभी बताया था, वाटर पैक वाले पानी को जम्स फ्री करने के लिए। तो कह रहा भैया वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, स्विमिंग पूल्स में यूज हो रहा है। PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, पेस्टिसाइड कीड़े मारने की दवाइयों में, इन सब में क्लोरीन का यूजेस हो रहा है। रटना नहीं है, 1-2 बार देख लोगे अपने आप दिमाग में इतनी बातें रह जाती। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज द यूजेस ऑफ क्लोरीन। हाँ, MCQs में, एसेसन रीजन में, या किसी एक क्वेश्चन में बन सकता है साथ में। तो एक बार देखना है तुम्हें ईमानदारी से, बस सुन लेना है मेरी बातों को, एक बार पढ़ लेना है कि अच्छा इसमें यूज होता है, तो बस आपका काम बन जाएगा। ठीक, ये देखिए क्लोरीन, ये क्लोरीन के सिलेंडर्स होते हैं। ठीक, ये हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर्स हैं। ठीक, तो हमने इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में ये तो पढ़ ही लिया क्या बनता है, कौन कैथोड कौन एनोड, तीनों के यूजेस भी पढ़ लिए, NaOH के भी, क्लोरीन के भी और हाइड्रोजन के भी। ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है, तो कह रहा है स्टील को क्लीन करने में, अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन में, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में। ये आप लैब में देख लेंगे HCl, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप एकदम टेंशन मत लेना कि रटना है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। देखो मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दिया पहले से भी, कुछ ना याद हो तो क्या बोलना है, पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। कुछ ना दिमाग में आए, पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री बोल देना, सो पेपर ग्लास इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाओगे। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं कर रहा हूं। आप देख लीजिए, थोड़ा सीख लेंगे, थोड़ा बोल लेंगे, याद रहेगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ये देख लीजिए आप, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला जो है, अब देखिए अगला जो है वो है बेकिंग सोडा। क्या फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, NaH, एक सेकंड ले लेता हूं, आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा ना ऐसे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों NaHCO3। केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा तो कॉमन नेम है ना, केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो घर में ही है, तुमको कहीं जाना भी नहीं, मम्मी जाके ले मुंह पे मार देंगे तुम्हारे, ले बेकिंग सोडा मेरे लाल, है ना, मजाक कर रहा हूँ। बेकिंग सोडा आपके लैब घर में भी है ना, आप चेक कर सकते हैं। मम्मी ने यूज किया इडली बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक्स बनाने में। तो बेकिंग सोडा क्या है, NaCO3। ठीक, कैसे बनेगा, कह रहा बेकिंग सोडा को नॉर्मली किचन में यूज करते हैं, फास्टर कुकिंग में भी यूज करते हैं, राजमा जल्दी पक जाए तो भी मम्मी डाल देंगे बेकिंग सोडा कि जल्दी से बन जाए, है ना। तो ये आप जानते हैं, ठीक है, नहीं पता तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आपको अपडेट रहे। अब ध्यान से सुनिए इसकी, कह रहा है इस कंपाउंड का केमिकल नेम अभी मैंने आपको बता दिया, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनता है, रिएक्शन क्या कहती है, ध्यान से सुन लेंगे तो रिएक्शन का भी अपडेट हो जाएगा। कहता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। बोलो 4 बार मेरे साथ, कम ऑन, NaCl H2O CO2 NH3, फिर से बोलो NaCl CO2 NH3 H2O, फिर से बोलो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। जब ये चारों को मिलाते हैं तो बन जाता है NH4Cl, और साथ में तुम्हारे काम की चीज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब 2 स्टार बना के लिखना इसको कि सर ने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया बेकिंग सोडा वाली, क्योंकि बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा, इसी से तो आगे बढ़ जाती है।
तो दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, है ना। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट तो था ही था, ये उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन आप प्लीज 2-3 बार बोल लेंगे। ठीक ठीक, आगे देखिए, कह रहा जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है वॉशिंग सोडा। NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं दोस्त तो हमें मिलता है क्या है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और इसी Na2CO3 में अगर मैं 10H2O ऐड कर दूं, प्लस कर दूं 10H2O, तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। ध्यान रखिएगा, ठीक। Na2CO3 डॉट 10H2O जो है दोस्त, वो क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। इसी NaSCO3 में मिला दो टार्टरिक एसिड तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। ध्यान सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है। बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक एसिड मिल जाता है तब बनता बेकिंग पाउडर, है ना। और वैसे ही सिर्फ Na2CO3 अगर क्या है, सोडा एस, उसको क्या बोलते हैं, सोडा एस। Na2CO3 डॉट 10H2O को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। डिफरेंस दिमाग में रखिएगा, फॉर्मूले भी दिमाग में रखिएगा। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने बोला ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, बढ़िया था। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा वही आपके सामने आने वाली है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ये बन गया, बैलेंस हो गया, इसी में 10H2O फेंक के मार देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। चलिए खड़ा कर क्रॉस चेक करते हैं। केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 डॉट 10H2O, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 के लिए वर्ड यूज करते हैं, डेका, डेका, मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, और 10 के लिए यूज किया डेका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ध्यान से देखिए, ठीक। केमिकल नेम बता दिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बना, थोड़ी देर पहले आपने देख लिया कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया तो बन गया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। लेकिन इसको सही मत मानना, क्योंकि उसके बाद इसमें 10H2O भी फेंक के मारना है, तब जाके बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ये है आपके वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन। अब हमें पढ़ना है यूजेस। यूजेस तो तुम जानते ही हो, है ना, टाइट सफेदी, हाँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सारा आपको पहले से पता है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, कह रहा है भैया जी कहां कहां यूज हो रहे हैं, ग्लास में, देखते जाओ कैसे में, ग्लास में, फिर कौन सा, सोप इंडस्ट्रीज में, फिर कौन सा, पेपर इंडस्ट्रीज में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था ना कि कुछ भी आए तो ये लिख दोगे तो थोड़ा तो सही हो जाएगा, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। देखो मैंने इसलिए आपको विजुअलाइज भी करा कि दिमाग में रुक जाए, तुम्हें कतई ना लगे कि सर पहले तो कॉन्सेप्ट था आप बाद में रटना पड़ेगा। देखो ना, रिलेट कर दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। कह रहा है इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ए कंपाउंड है सोडियम का, बोरैक्स। वैसे तो फॉर्मूला जाना जरूरी नहीं है, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, Na2B4O7, इसको बोलते हैं बोरैक्स। बोरैक्स बनाने में भी कह रहा है वॉशिंग सोडा का यूज है। बोरैक्स देखना, ये है बोरैक्स, ठीक। वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, बोरैक्स बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक। और कहानी क्या कह रही है, कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और यूज कर सकते हैं क्लीनिंग एजेंट में, डोमेस्टिक पर्पज में, तो आपके सामने ही है, थोड़ी देर पहले भी बताया था, है ना। ग्लास साफ करने में, टाइल साफ करने में, बाथरूम साफ करने में, वॉशरूम साफ करने में, किचन साफ करने में, सब भाई साहब यूज हो रहा है वॉशिंग सोडा का, अलग अलग ब्रांड के नाम से, ठीक। तो आप ध्यान, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, बहुत मारूंगा। तुम्हें लग रहा होगा कि सर प्रचार कर रहे हैं किसी का, ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी तुम्हें, नहीं मिलेगी, 2-4 तो है, होती है, मतलब मैं ऐड नहीं कर रहा मेरे साथ, ठीक है, हम किसी का ऐड नहीं कर रहे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी रिमूव होता है, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हटाने में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, कह रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, तो आपने बहुत फॉर्मूले ऐसे देखे होंगे, अभी तो देखा आपने Na2CO3 डॉट 10H2O, तो दो सी जो डॉट 10H2O लिखा है ना, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डिफिनेशन क्या है, लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच विद सॉल्ट। बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो, कम ऑन, लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड विद सॉल्ट, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लूजली क्यों बोल रहा हूं, कि कोई बॉन्ड नहीं है ना, वो वही वाले ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग यूज करते हो, बॉन्ड नहीं है, खून वाला रिश्ता नहीं है, तो इसलिए तगड़ा बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ दिन भर मेरे साथी है तो वो अच्छा दोस्त है मेरा, बढ़िया वाला है, हाँ बोल भोगाल में हैशटैग लगा देंगे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, लेकिन जैसे विपत्ति आएगी कल्टी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हीट करोगे सबसे पहले ये वाले भाई साहब गायब हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दे आर लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। ये मैंने आपको जो बोला वही बात लिखी है, बात प्लीज ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, जो बैकग्राउंड में जो मेहनत से दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल, यही है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ध्यान दो, इसको बोलते हैं क्या,
ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O का नाम क्या है? ब्लू विट्रियल। अगला देखो, देखो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, डॉट लिखा होता है 2H2O, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिप्सम। ठीक, अगला देखिए, अब हम बात करने वाले थोड़ी सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। घर में पीओपी होता है ना, पीओपी, छत वत बन जाती है, सीलिंग विलिंग बनाते हैं ना पीओपी से, ये वही वाला है पीओपी पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कह रहा है कैसे बनता है सर? कह रहा है जब हम जिप्सम CaSO4.2H2O को हीट कर देना 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 373 मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो वो अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। 2 था, 1.5 लूज कर देता, आधा ही बचता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला था दोस्त CaSO4.2H2O और पीओपी का फॉर्मूला है CaSO4.5H2O। इसका मतलब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो भाई साहब के 1.5 वाटर उड़ जाते हैं, 2 में से 1.5 उड़ गया, आधा बचा, CaSO4.5H2O। इसका देखो कॉमन नेम तो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम बताओगे? एक तो बताओ पहले, भरो, दूसरा भी बता। चलो अच्छा दिया, दूसरा भी देखता हूं। चलो ये भी सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा ना इसका कॉमन नेम का, उसका भी मैं नाम अगले लेक्चर में लूंगा, वन शॉट ऑफ उसमें तीसरे चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में। देखते हैं कौन आता है भैया स्पीड में। CaSO4.5H2O, इसका केमिकल नेम आप बताएंगे मेरे को। ठीक, कैसे बनता है? जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो बन जाता है CaSO4.5H2O। बस खत्म ही है, मैंने बोला 1.5 घंटा के पहले तो हो जाएगा दोस्त, विश्वास रखो। ठीक, आगे बढ़ू, फटाफट देख लो। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट कलर का पाउडर है। हाँ सर जानते हैं, जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो थोड़ी देर में सॉलिडिफाई हो जाता है, तो एक जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उससे कोई डिजायर्ड सब्सटेंस बन सकता है। कैसे बनता है आपके सामने ही देखिए, एग्जांपल रख दिया था, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक, बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 CaSO4 मॉलिक्यूल्स और शेयरिंग 1 H2O मॉलिक्यूल्स, हेंस देखो मैं कहने का मतलब है, पूरा ज्ञान का मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 CaSO4.H2O भी लिखा जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो डोंट बी कंफ्यूज कि अरे फॉर्मूला गलत है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि CaSO4.H2O जो 1/2 था, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, दोनों बात एक ही है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एकदम बिना टेंशन लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, आप ये सीख चुके हैं कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये जिप्सम है। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले से जानते हो कि कहां पे, जब हाथ वाथ पैर टूट जाता है तो जो प्लास्टर लगाते हैं वहां पे भाई का यूज हो रहा है ना, टॉयज बनाने में यूज हो सकता है। देखिए आपको दिख ही रहा है ये सब। और कहाँ पे, डेकोरेशन मटेरियल में यूज होता है। ये देखिए घरों में आपने देखा होगा, लगा होगा सुंदर सुंदर, वहां भी यूज हो रहा है। और कहाँ पे, सरफेस को स्मूथ बनाने में यूज होता है। आपने घरों में देखा होगा पीओपी करते हैं बढ़िया एकदम सुंदर सा बनाने के लिए। ठीक, हाँ आप भी सांस ले लो, मैं भी ले लेता हूं। ये था कंप्लीट रिवीजन ऑफ द एसिड बेस एंड सॉल्ट इन वन शॉट। पूरी कोशिश किया, कुछ नहीं छोड़ा, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ रखा हूं। ठीक, आप इसको अगर आपने यहां तक मेरे साथ बैठ के आपने प्रॉपरली वीडियो देख लिया दोस्त, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कॉपी बंद करोगे, जाओ एसिड बेस एंड सॉल्ट से पंगा लेना शुरू करो। कोई भी दोस्त से पूछो भाई, जो पूछना है पूछे एसिड बेस एंड सॉल्ट से, क्योंकि आपको सब अपडेट हो चुका है। ठीक, और अगर आपको मजा भी आ रहा है तो थोड़ा सा भोकाल भी बनाइए, अपने भी देखिए, अपने दोस्त को भी शेयर करिए, और तबाही मचाते हैं। मिलते हैं अगले शॉर्ट्स में, अगले वन शॉर्ट वीडियो में, मेटल एंड नॉन मेटल के। याद रखिएगा एग्जाम टाइम पे मैंने इस पूरे चैप्टर को 20-20 मिनट में भी रिवाइज कराया है, मेन टॉपिक्स के साथ। तो वो वीडियोस भी आप एग्जाम टाइम देखना। अभी आप वन शॉट पे फोकस करिए, धड़ाते हुए पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, पेन कॉपी लेके बैठिए, और फिर आप देखिए मजा आपको कितना आता है। और अगर आपको मजा आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करिएगा, थोड़ा अपना #सुपरस्टार लिख दीजिएगा, बस मैं समझ जाऊंगा कि मेरे सुपरस्टार्स ने कमेंट किया है। ठीक है दोस्त, तो बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, खुदा हाफिज़, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। टेक केयर बच्चों, बाय।